हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 2 दैट इज स्टडी स्टेट एनालिसिस शुरू कर दिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू स्टडी स्टेट एनालिसिस देखा था। हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू देखी थी कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स पावर, व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स पावर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर एंड देन वी विल सी दैट एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में कहूँ तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब क्या है कि पावर के पास में दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट है दैट इज रियल पार्ट, एक जो पार्ट है कंपोनेंट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ये जो रियल वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं एवरेज पावर, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। ये वाला जो पार्ट है, रियल वाला जो पार्ट है, जो कि जिसे हम एवरेज पावर कह रहे हैं, दिस इज बेसिकली ड्यू टू ओमिक एलिमेंट, ठीक है, मतलब रजिस्टर। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज ड्यू टू रिएक्टिव एलिमेंट, ड्यू टू रिएक्टिव एलिमेंट लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर हैज टू कंपोनेंट, द वन इज एवरेज पावर, देन सेकंड वन इज रिएक्टिव पावर। एवरेज पावर इज ड्यू टू ओमिक एलिमेंट दैट इज रजिस्टर, रिएक्टिव पावर इज ड्यू टू रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक, नाउ कॉम्प्लेक्स पावर is calculated using instantaneous power, instantaneous power। इसी कॉम्प्लेक्स पावर का जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज द एपरेंट पावर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर होता है उसी को हम बोलते हैं एपरेंट पावर। ये बात ध्यान रखनी है सभी को, दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। ठीक, चलिए ये हम बात कर चुके हैं कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज कॉल्ड एज एवरेज पावर, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इक्वल टू रिएक्टिव पावर। ठीक, तो बेटा देखो, आपने देखा होगा किसी किसी का कोई नेटवर्क दिया हुआ होता है, नेटवर्क में वो आपसे पूछता है कि भाई इसकी रिएक्टिव पावर ये है, इसकी एवरेज पावर ये है, इसका अपरेंट पावर ये है, या फिर आपसे निकालने के लिए कभी बोलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, उस पूरी समस्या को हल करने के लिए ही मैं कॉम्प्लेक्स पावर की आप लोग को थ्योरी बताने वाला हूँ। तो जब भी आपको किसी भी पावर के बारे में, किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट आर एल, आर सी, आर एल सी, कोई भी नेटवर्क अगर आपके पास में गिवन है और आपको ये पता करना है कि सर इसकी एवरेज पावर क्या होना है, अपरेंट पावर क्या होना है, रिएक्टिव पावर क्या होना है, यू मस्ट रिकॉल दिस कंसेप्ट दैट कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं एक वी ऑफ टी निकाल लेता हूं, दैट इज वी ऑफ टी में मान लेता हूं कोई भी सिग्नल है, दैट इज वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा मान लेता हूं इसको, और आई ऑफ टी एक मान लेता हूं, आई एम, मैंने जनरल सिग्नल माने हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव।
ये जनरल केस है सर। कभी कभी हो सकता है थीटा 0 हो, किसी केस में फाई 0 हो, किसी में हो सकता है कि फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0। इट कैन बी पॉसिबल। ये जनरल मैंने दोनों केस मान लिया। अब इसके लिए कॉम्प्लेक्स पावर कैसे निकालें, इसके लिए एवरेज पावर कैसे निकालें, इसके लिए रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, वी विल सी दैट। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इसके लिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। इंस्टेंटेनियस पावर होगी P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी। वैल्यू रखो इसमें, तो क्या आएगी वैल्यू, Vm cos ओमेगा टी प्लस थीटा Im cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, Vm Im cos ओमेगा टी प्लस थीटा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक सर, cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ cos a प्लस बी। और एक क्या होता है, एक तो होता है हाफ cos a प्लस बी, और एक क्या होता है इन प्लस हाफ cos a माइनस बी। तो वैल्यू रखो यहाँ पर। तो मैंने Vm Im को मैंने कॉमन ले लिया, हाफ cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस हाफ cos a माइनस बी करेंगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, थीटा माइनस फाइव। सर फाइव माइनस थीटा भी तो आ सकता है, तो बेटा कोई बात नहीं है, चाहे तो cos थीटा हो चाहे cos माइनस थीटा हो, वो तो वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, बराबरी होती है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ P ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई, P ऑफ टी इक्वल टू Vm Im बाई टू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव प्लस Vm Im बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। हाँ, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। ठीक, चलिए नाउ अब मुझे निकालनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एवरेज पावर को मैं मान लेता हूँ पी से, कैपिटल पी से। ये स्मॉल पी था, वो कैपिटल पी से। एवरेज पावर को बेटा कैसे निकालेंगे, कैपिटल पी इक्वल टू एवरेज निकाला इंस्टेंटेनियस पावर का, कि जीरो से एक टाइम पीरियड में इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट कर दीजिए उसके टाइम पीरियड में और 1/t कर दीजिए। ठीक है, बट आपको पता है कि सर ये वाला जो सिग्नल है, कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये एक पीरियडिक सिग्नल है cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस फाइव। जब इसका मैं एक टाइम पीरियड के अंदर अगर एवरेज वैल्यू निकालूंगा, इंटीग्रेशन अगर करूंगा बेटा एक टाइम पीरियड में, तो इसके क्या होगा सर, ये एक सिमेट्रिकल सिग्नल है, आधा ऊपर आधा नीचे एक्स एक्सिस के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 अगर मैं एवरेज निकालूंगा। तो सिर्फ बचेगा कौन सा, सिर्फ बचेगा ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो इसके लिए इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm Im बाई टू कॉस थीटा माइनस फाइव, ये तो सब कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे t, उसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा t, और नीचे क्या है 1/t, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज पावर इक्वल टू p Vm Im बाई टू cos थीटा माइनस फाइव। दिस इज एवरेज पावर। And what is this theta minus phi? Theta minus pi is the difference in phase of voltage and करंट वेवफॉर्म। जो करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमें कॉस निकालना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारी एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल VRMS, अगर मैं एक कोसाइन सिग्नल है, तो तुमको पता है कि उसके लिए VRMS की वैल्यू क्या होगी, VRMS इक्वल टू VM बाई रूट टू, और IRMS क्या होगा, IM बाई रूट टू। तो इस एवरेज पावर को मैं कैसे लिख सकता हूं,
एवरेज पावर को मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? इस तरीके से मैं एवरेज पावर को डिफाइन कर सकता हूँ। दिस इज एवरेज पावर। इसको फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाउ कैन आई राइट इट? एवरेज पावर इक्वल टू P वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास में आज के बाद में एवरेज पावर का आ गया। ठीक, चलिए अब मुझे ये बताओ, फेजर को, किसी भी सिग्नल के लिए फेजर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर फॉर एग्जांपल v इक्वल टू, अभी हम लोग इस टॉपिक के बाद में बेटा फेजर के बारे में बात भी करेंगे, v इक्वल टू वी आर एम एस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर बेटा ये वैल्यू है, बता देता हूँ अभी आपको, v इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और i क्या है, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये था आपके पास में रिलेशन। तो अगर मैं इसका फेजर रिलेशनशिप लिखने की कोशिश करूं बेटा, तो फेजर रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप लोग में से कुछ बोलेंगे सर v इक्वल टू वी एम एंगल थीटा, इज दिस फेजर? नो, इट इज बेटा पोलर फॉर्म। दिस इज इन पोलर फॉर्म। फेजर होता है v इक्वल टू वी आर एम एस और फेज, दिस इज कॉल्ड एज फेजर। फेजर में हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए आर एम एस वैल्यू का यूज करते हैं। तो अगर मैं I को लिखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, आई आर एम एस एंगल फाइव। सर फ्रीक्वेंसी को यहाँ क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आपको ये बात पता हो कि लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि एक लीनियर सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी कभी इनपुट और आउटपुट में चेंज नहीं होती। इसीलिए बेटा हम हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड को और एक फेज को। तो फेज तो मैंने बता दिया आपको, फेज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और फेजर में हमेशा आरएमएस वैल्यू को यूज होती है। तो आप मुझे बताओ कि मेरी पावर, एवरेज पावर की वैल्यू क्या आई थी? एवरेज पावर क्या आया था? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। तो क्या मैं एवरेज पावर को ये कह सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ वी इफेक्टिव क्या बोल रहा हूं मैं, रियल पार्ट ऑफ वी आर एम एस और आई आर एम एस का स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको जस्ट वेट अ मिनट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ v इंटू आई कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है सर? देखो v का मतलब क्या है, वी आर एम एस एंगल फाइव। इसका मतलब क्या है, आई आर एम एस एंगल फाइव। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस, और रियल वाले पार्ट के साथ में क्या आएगा, कॉस आएगा। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, थीटा माइनस फाइव। बात सभी को समझ में आ रही है? दिस इज एवरेज पावर। ये ध्यान रखो हमेशा आप लोग, एवरेज पावर का फॉर्मूला। नाउ कॉम्प्लेक्स पावर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स पावर इज एस। इसमें कोई रियल वाला पार्ट नहीं होता, v इंटू आई स्टार, एस इक्वल टू v इंटू आई स्टार। तो इसको बेटा एक्सपेंड किस तरीके से कर सकता हूं, एस इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि बेटा फेजर में हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर एम एस को, कॉस। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है? नो, एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल थीटा, अगर फाइव, इसका आई का अगर एंगल फेज है फाइव, अगर आई का फेज है फाइव, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस
थीटा वी का तो अपना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो नहीं रहा, आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 प्लस, बेटा यहाँ पे रियल वाला पार्ट नहीं है, अगर रियल वाला पार्ट होता तो सिर्फ इतना ही होता, लेकिन रियल वाला पार्ट नहीं है, तो इसके बाद में क्या होगा आगे जे वी आर एम एस, इमेजनरी वाला पार्ट भी तो आएगा, आई आर एम एस साइन थीटा माइनस पाई, दिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पावर। बात समझ में आ रही है सभी को? दिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पावर। इसमें जब इसका आप मॉड ले लोगे, क्या ले लोगे बेटा? मॉड, तो मॉड इसका क्या आएगा? वी आर एम एस और आई आर एम एस, इट इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। सभी को चीज क्लियर हो रही है बेटा? ये बात सभी को बिल्कुल क्लियर हो रही है? देन जो इसका ये इमेजनरी पार्ट है, द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, वो क्या है? वो है वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा माइनस फाइव, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर। बात सभी को समझ में बिल्कुल आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर। ये किसके अक्रॉस जाके ये मतलब ये पावर कंज्यूम होगी? रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? तो रिएक्टिव पावर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Q इक्वल टू रिएक्टिव पावर वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा माइनस फाइव, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इमेजनरी पार्ट ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं करेंगे तो ये जो फेज है ये थीटा माइनस फाइव के आने की बजाय क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर एक्चुअली में सर होती क्या है? सर ये तो बता दिया कि रिएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होती है, बट व्हाट इज एक्चुअली रिएक्टिव पावर, वो मैं आपको बताता हूं। रिएक्टिव पावर, इट इज द टाइम रेट of energy flow back and forth between the source and reactive components of load, that is inductor एंड कैपेसिटर्स। मतलब सर ये रिएक्टिव पावर का मतलब क्या है? ये पावर एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी फ्लो पर रेट। इट इज अ टाइम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सोर्स एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लोड। मतलब ये कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है आपके लोड में, उससे कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी जा रही है, मतलब कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी जा रही है, दैट इज उसकी रेट, उस एनर्जी फ्लो की रेट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर। क्योंकि सर इंडक्टर है तो कभी चार्ज होगा कभी डिस्चार्ज होगा, तो जब चार्ज होगा तो एनर्जी क्या होगी? फ्लो होगी। जब डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी क्या होगी? बैक होगी। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एनर्जी एक बार आएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी चीज की जो रेट है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर। तो सर अब हमें ये चीज समझ में आ गई, कंक्लूजन निकालने इस कॉम्प्लेक्स पावर का, कि हमें कुछ फॉर्मुलेज मिल गए हमें किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। और वो फॉर्मुले क्या है मैं बता देता हूं। दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर। सबसे पहले तो हम एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन दैट इज, सबसे पहले हमें फॉर्मूला मिला एवरेज पावर का। बट बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर? P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करना है। सबसे पहले सर आपने सबसे पहले पावर की मैंने पावर इसलिए पढ़ा दी कि मैं जितने भी तुम्हें सर्किट पढ़ाऊंगा उन समय ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, तो कभी मेरे क्वेश्चन में डाउट ही नहीं आएगा मुझे।
इसलिए मैंने तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। सेकंड वन इज रिएक्टिव पावर। एवरेज पावर की यूनिट क्या होगी? वॉट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो एवरेज पावर है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाके डिसिपेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एवरेज पावर, और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। रिएक्टिव पावर का इसको डिनोट करते हैं क्यू से। व्हाट इज द फॉर्मूला? वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा माइनस फाइव। इसकी यूनिट क्या है? वी ए आर, वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंसेस। द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स पावर इज एस पी प्लस जे क्यू। इसको रिप्रेजेंट भी कैसे कर देते हैं? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसकी यूनिट क्या होती है? ये इसकी यूनिट होती है, इसकी क्या यूनिट होती है? इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस, एंगल क्या है? थीटा माइनस फाइव। इसको अगर फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर्स। एंड लास्ट वन इज एपरेंट पावर, दैट इज मॉड एस। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर्स। इसकी यूनिट, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। बेटा ये चीज तुम ध्यान रखो, ये कंक्लूजन तुम याद रखो। समझाने के लिए मैंने ऊपर बता दी कैसे आती है, और ये कंक्लूजन तो हमेशा याद रखो। तुम्हारा कभी क्वेश्चन स्टडी स्टेट एनालिसिस का पावर से रिलेटेड कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू एवरीवन। बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? चलो, तो ये चीज तो क्लियर हो गई। इसके बाद ये स्टडी स्टेट एनालिसिस में एक चीज का बहुत इस्तेमाल होता है, दैट इज पावर फैक्टर। ये क्या बला है? बहुत सिंपल चीज है, बता देता हूं अभी। पावर फैक्टर इज द रेसिप्रोक, इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर और एवरेज पावर। एवरेज पावर को कभी कभी हम लोग रियल पावर भी कहते हैं, टू एपरेंट पावर। व्हाट इज एपरेंट पावर? द टोटल पावर टू एपरेंट पावर, कॉल्ड एज पावर फैक्टर। मैथमेटिकली इसका रिलेशन क्या आएगा? पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर का क्या रिलेशन आएगा? पावर फैक्टर इक्वल टू एवरेज पावर डिवाइड बाई एपरेंट पावर। व्हाट इज एपरेंट पावर बेटा? एवरेज पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। एंड व्हाट इज एपरेंट पावर? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बचा? कॉस थीटा माइनस फाइव। मतलब सर जो वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म की जो वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म की जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन हम पावर फैक्टर बोलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि सर जो वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म का जो फेज डिफरेंस है उसका कोसाइन वी कॉल इट एज पावर फैक्टर। तो बेटा ये एक तरह का मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है, बट कभी कभी पावर फैक्टर, जनरली पावर फैक्टर में दो टर्म एसोसिएटेड होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। इसका मतलब क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, वो भी क्लियर कर देता हूं। द टर्म leading and lagging power factor refers to phase of current with respect to voltage। मतलब ये कि क्या मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब ये समझ में आया कि सर कि ये जो पावर फैक्टर में ये जो लीडिंग और लैगिंग की बात होती है, एक्चुअली में हम
वोल्टेज वेवफॉर्म के फेज को रेफरेंस लेके करंट के फेज को चेक करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वोल्टेज वेवफॉर्म को रेफरेंस में करके, वोल्टेज वेवफॉर्म को रेफरेंस में करके हम करंट वेवफॉर्म के फेज को देखते हैं। अगर करंट वेवफॉर्म का फेज अगर वोल्टेज वेवफॉर्म से ज्यादा है, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर करंट वेवफॉर्म का फेज वोल्टेज वेवफॉर्म से ज्यादा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्टेज वेवफॉर्म को एक्स एक्सिस पे बना रहा हूं, मैंने फॉर एग्जांपल वोल्टेज वेवफॉर्म को यहाँ एक्स एक्सिस पे बना दिया, करंट अगर ऊपर की तरफ आया तो देखो वोल्टेज वेवफॉर्म का फेज मैंने कितना माना, 0 माना, तो करंट वेवफॉर्म का फेज ये कितना है, एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ना, तो ये समथिंग पॉजिटिव फेज आएगा। तो करंट वेवफॉर्म का फेज क्या हो गया, वोल्टेज वेवफॉर्म से ज्यादा हो गया, तो ये है लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर। अगर वोल्टेज वेवफॉर्म को रेफरेंस करके मैंने करंट वेवफॉर्म का फेज देखा और वो किस में है, वो नीचे के साइड में है, मतलब नीचे की साइड में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की साइड में है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज वेवफॉर्म के रिस्पेक्ट में, और कम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर। बहुत अच्छे से मैं आपको ये दिखाऊंगा जब मैं आपको आरएल आरसी सर्किट पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये है आरसी का, आरसी में करंट वेवफॉर्म लीड करती है किसके, वोल्टेज वेवफॉर्म को, इसलिए हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ आरसी वेवफॉर्म इज लीडिंग पावर फैक्टर। इसी तरीके से आरएल सर्किट में जो करंट होता है वो लैग करता है वोल्टेज वेवफॉर्म को, दैट्स व्हाई इन आरएल सर्किट वी से दैट कि आरएल सर्किट हैज लैगिंग पावर फैक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली में सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर? पावर फैक्टर डिफाइंस contribution of resistive load in the total load of system. In practical systems, always high power factor is desirable. Always high power factor is desirable. सर पावर फैक्टर का मतलब ये होता है जनरली कि देखो ऊपर क्या है, एवरेज पावर है, तो मैं इसको अगर इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो ये अब क्या आ जाएगा, एवरेज पावर इज आई स्क्वायर इनटू आरएल। एपरेंट पावर होता है टोटल पावर। तो पावर फैक्टर ये बताता है कि तुम्हारे लोड में जो टोटल लोड है, जहां से तुम आउटपुट ले रहे हो, वहां पर रजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट शोज द पावर फैक्टर। और देखो अभी तुम लोग को ये चीज थोड़ी नहीं समझ में आएगी, थोड़ा अभी आगे कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह तुम लोग जब पढ़ोगे तो ये चीज तुम्हें समझ में आएगी कि लोड में अगर तुम्हें आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा, तो तुम्हारे लोड में ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए किसकी, रजिस्टिव लोड की, क्योंकि अगर रिएक्टिव लोड होगा तो एनर्जी वहीं की वहीं सिस्टम में ही स्टोर्ड है, वो तुम्हें आउटपुट में नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हमेशा पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा हाई डिजायरेबल होती है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि एनर्जी स्टोर्ड रहती है कैपेसिटर और इंडक्टर में, और रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट होती है। तो 20 आपको लोड में क्या चाहिए, आपको लोड में तो ये चाहिए ना कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुझे पावर बाहर मिल जाए सिस्टम के, तो इसीलिए पावर फैक्टर हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा पावर फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा एवरेज पावर होगी, मतलब एवरेज पावर टोटल मतलब पावर में एवरेज पावर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिससे कि तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगी पावर। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर इज 1। क्यों सर, cos थीटा है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई थिंक दिस इज पावर फैक्टर। और आपका ये जो हमने पावर देखा, कॉम्प्लेक्स पावर देखा, इट मस्ट बी क्लियर। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन शायद एक बार ईएससी में शायद पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट एक्टिव पावर। इनमें से कौन सा एक्टिव पावर को इंडिकेट नहीं कर रहा है? एक्टिव पावर मतलब बेटा एवरेज पावर। एक्टिव पावर मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर अभी आपको साथ कंफ्यूजन हो, इस एवरेज पावर को ही हम बोलते हैं एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर इसी को और बोलते हैं रियल पावर, क्योंकि यही तुमको लोड में बाहर तुम आउटपुट ये पावर एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए थे, दैट इज वी आई कॉस थीटा, एक दिया था रियल पार्ट ऑफ
वी आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सी इज रियल पार्ट ऑफ वी इंटू आई, एंड डी इज वी आई साइन थीटा। चार ऑप्शन में से तुम लोगों को आंसर बताना है कि आंसर क्या सही होगा। अब सर देखो सर, वी आई कॉस थीटा तो सर ये हो सकता है, क्योंकि अगर एक वोल्टेज और करंट में से सर अगर मैं बोलूँ करंट वेवफॉर्म का फेज जीरो है, तो ये पावर सर इसमें भी हमें क्या मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी। इससे भी हमें क्या मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी। इससे भी हमें क्या है, रियल क्वांटिटी मिलेगी सर। बट सर यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उन्होंने वी के साथ यूज किया हुआ था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सब मिलेगा तो भी फेज डिफरेंस ही ना। थीटा माइनस फाइव मिला या फाइव माइनस थीटा मिल जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही नहीं है। और कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है, तो ये भी रियल है, तीनों रियल है। और वी आई साइन थीटा सर हमें पता है, साइन थीटा जहां आता है वहां कौन सी पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है, तो ये एक्टिव पावर को इंडिकेट नहीं करेगा। ये सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो मेरे हिसाब से पावर वाला जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर आप लोगों को हो जाना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग एसी सोर्सेस को रजिस्टर, इंडक्टर, पहले कैपेसिटर में लगा के देखेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग आरएल, आरसी और आरएलसी पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फेजर के बारे में। अभी मैंने थोड़ी सी बात बताई थी आप लोगों को, लेकिन तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आपको बताया कि कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल है, अगर मैं एक करंट का वेवफॉर्म मानूं, दैट इज आई इक्वल टू आई एम, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब तुम इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें तुम्हें, तीन तुम्हें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। एक तो मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, इट इज मैग्नीट्यूड। एक फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, और एक फेज दिखाई दे रहा है। सभी को बेटा ये बात समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। पर तुमको पता है कि लीनियर सर्किट में अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूं और एक आउटपुट दे रहा हूं, तो क्या कभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नो, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी अगर ओमेगा है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, ओमेगा रहेगी। तो चेंज होने वाले मेन फीचर्स क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक फेज है। तो इसीलिए हम जनरली फेजर में अगर हम लोग को क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, तो हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं और फेज को लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होने वाली है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा टी रहेगी, ओमेगा ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो फेज चेंज होगा और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैथमेटिक्स में इसी को फेजर बोलते हैं, इसी को पोलर बोलते हैं। बट फिजिक्स में और स्टडी हमारे नेटवर्क एनालिसिस में दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। ठीक है, बट अगर आप फेजर में कोई क्वांटिटी अगर आपको दी हुई है, तो फेजर में हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड में आरएमएस वैल्यू को लेते हैं। हमेशा किसको लेते हैं बेटा? आरएमएस वैल्यू को लेते हैं फेजर फॉर्म। ये चीज बस आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वैसे गेट में देखो, गेट जो पेपर बनेगा उसमें बिल्कुल वो आप लोग को आइडेंटिफाई करेंगे कि फेजर में है कि पोलर में है, और वो आपको ये भी बता देंगे कि जो मैग्नीट्यूड है वो आरएमएस है या नॉर्मल मैग्नीट्यूड है। तो आप टेंशन मत लो। लेकिन जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, पीएसयू के एग्जाम होते हैं या ईएस के एग्जाम होता है, तो वहां वो लोग ये चीज क्लियर मेंशन नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर। एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर। तो मैं एक सर्किट ले लेता हूं जिसमें रजिस्टर लगा है आर। मैंने एक एसी सोर्स ले लिया, एक मैंने करंट ले लिया आई ऑफ टी, और दिस इज माय एसी सोर्स, दैट इज वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो, तो सर व्हाट इज अ आई टी? आई टी इज वी बाई आर विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। वैल्यू क्या आएगी? वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर। तो आई ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई? वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। और व्हाट इज वी? वी इज वी एम साइन ओमेगा टी। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आई को मैं क्या बोल सकता हूं? आई एम साइन ओमेगा टी, एंड वेयर आई एम इक्वल टू वी एम बाई आर। ठीक, तो सर रजिस्टर ने फेज चेंज नहीं करता, वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो क्या रहता है? सेम रहता है। रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज द फेज इन करंट वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वेवफॉर्म।
तो वैसे तो तुम एवरेज वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूँ व्हाट इज द बेटा एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर इज होता है VRMS IRMS cos theta minus phi, the phase difference between voltage and current waveform. Is there any phase difference between voltage and current waveform? No. तो वैल्यू क्या आ जाएगी Vm/√2 Im/√2, मतलब Vm Im/2। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आ गया Vm Im/2। बट सर वी नो दैट Vm की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर Im है, अगर यहाँ पर Vm की वैल्यू क्या है Im/R, क्योंकि बेटा यहाँ से अगर Im इक्वल टू Vm/R है तो Vm की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी Im/R। आप Vm की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी Im/2 इंटू R, दैट इज Im² R, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ IRMS² इंटू R। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, ये सारे फॉर्मूले एवरेज पावर के हैं। बट बेटे ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो जो मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स पावर में जो तीनों फॉर्मूले चारों फॉर्मूले बताए तुम उन फॉर्मूले को याद रखो। तुम्हारे जीवन में किसी भी फेजर वाले सर्किट में पावर के लिए गलती नहीं हो सकती, ये सारे फॉर्मूले वहीं से आ जाते हैं। बात सभी को समझ में आ रहा है? दिस इज एवरेज पावर। सर क्या इसके लिए इंस्टेंट क्या इसके लिए सर मेरे लिए रिएक्टिव पावर हो सकती है? तुम खुद सोच के देखो, रिएक्टिव पावर के लिए सर रिएक्टिव एलिमेंट होने चाहिए। क्या यहाँ कोई रिएक्टिव एलिमेंट है? नो। सर फॉर्मूले से चेक करें एक बार, कर लो बेटा। VRMS IRMS साइन थीटा माइनस फाई, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म में क्या है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और सर ये तो मुझे वैसे ही पता था कि मेरे सर्किट के अंदर अगर कोई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है तो रिएक्टिव पावर भी क्या आएगी 0 आएगी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हम इसके लिए तुम निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इंस्टेंटेनियस पावर होता है PT इक्वल टू VT इंटू IT। VT इंटू IT, VT की वैल्यू क्या है यहाँ पे? VT है Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मैंने साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिया, और सॉरी मैंने सिर्फ साइन ओमेगा टी लिया है। Vm साइन ओमेगा टी व्हाट इज, और IT भी क्या है? IT है Im साइन ओमेगा टी, वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी Vm Im/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। ये बात सभी को इसमें क्लियर हो गई? दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, चलिए। तो अगर सर मैं वेवफॉर्म ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा इसका जरा देखो एक बार, सभी का मैं बनाने की कोशिश करूं। हाँ, सबसे पहले जो VT है वो क्या है Vm साइन ओमेगा टी, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज Vm, दिस इज माइनस Vm। नाउ बेटा IT क्या है? IT इज Im साइन ओमेगा टी, और Im की वैल्यू क्या है Vm/R, तो ये Vm से कुछ छोटा बनेगा, बट फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है सेम है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये करंट हो गया। बट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? P ऑफ टी क्या है? P ऑफ टी है दैट इज Vm Im/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो जो इसकी पावर है, PT की जो पावर है वो PT की पावर क्या है? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, I की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा
बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं क्या बोलूँ इसको ये मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर कितनी है? ट्वाइस इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। सभी को ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सभी को बेटा ये बात क्लियर है कि नहीं है? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो करंट और वोल्टेज के ट्वाइस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर। चलिए इसमें होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सोच के इस क्वेश्चन का आंसर करना। इजी क्वेश्चन है, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड पावर डिसिपेशन in register of given voltage waveform। पावर डिसिपेशन मतलब क्या है? एवरेज पावर, एक्टिव पावर, वो निकालना है तुम लोगों को। दिस इज T/2, दिस इज T, दिस इज 3T/2 और दिस इज Vm। ये वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, P एवरेज इक्वल टू P पीक बाई 2। ऑप्शन नंबर बी, P एवरेज P पीक बाई √2। ऑप्शन नंबर सी, P एवरेज इक्वल टू P पीक। ऑप्शन डी, P एवरेज इक्वल टू P पीक बाई √3। अब तुम्हें निकालना कैसे, सोचो ध्यान से। सर P एवरेज क्या होता है? IRMS स्क्वायर इंटू आर। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? VRMS स्क्वायर इंटू आर। IRMS की जगह VRMS बाई आर रख देना। व्हाट इज P पीक? सर यहाँ पे IRMS हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? I पीक स्क्वायर इंटू आर, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? VM स्क्वायर बाई आर। अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करना है। तो तुम्हें बेसिकली इस वेव फॉर्म का तुम्हें RMS वैल्यू निकालनी है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था। तो तुम इसका तुरंत आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे इस होमवर्क का कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज AC सोर्स। देखो कॉम्प्लेक्स पावर वाला का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया ना, और पावर फैक्टर वाला तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब ये सारी थ्योरी तुमको इतनी सिंपल लगने वाली है कि तुमको लगेगा सर अब तो ये सब कुछ क्या है, बहुत आसान है। AC सोर्स अक्रॉस इंडक्टर। मेरे पास एक इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टर। बेटा अभी RL RC कंबाइंड वाले मैं अगली क्लास में लूंगा, तो अभी परेशान मत होना। अभी सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको, ठीक है। दिस इज एक इंडक्टर। यहां मैंने एक करंट सोर्स ले लिया जिसकी वैल्यू है IT इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, और दिस इज L। तो सर मुझे पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? V इक्वल टू L di/dt। और IT कितना कि मैंने आपको? IM साइन ओमेगा टी। चलो तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? L इंटू IM साइन ओमेगा टी d/dt। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी V ऑफ t इक्वल टू L IM ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? IM ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस ओमेगा L इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस इम्पीडेंस, और इसको रिएक्टेंस ही बोलते हैं। इंडक्टेंस रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस रिएक्टेंस। इस V ऑफ t की वैल्यू जो आएगी वैसे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IM ओमेगा L साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। इसको इस तरीके से भी बेटा लिख सकते हैं। तो तुम ये देखो कि इस ओमेगा L ने कितना एंगल का फेज शिफ्ट कर दिया? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया। तो इस XL को जनरली डिनोट करते हैं J ओमेगा L से। दिस XL इज डिनोटेड एज J ओमेगा L, और ये J क्या है? आपका आयोटा।
और ये आयोटा क्या है, ये कितने का, इसका फेज कितना होता है 90 डिग्री। तो मतलब ये कि इसका अगर किसी भी वीटी को आप, वैसे वीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वीटी इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। तो ये एक्सएल बेसिकली इसमें क्या करेगा, फेज शिफ्ट 90 डिग्री करा देगा। मतलब ये साइन ओमेगा टी, तो ये क्या किसका कर देगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देगा। तो वीटी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, आई एम, ठीक है, आई एम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो दिस इज योर वोल्टेज वेव फॉर्म। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज आई एम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो अब सर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, दिस इज वीटी और व्हाट इज आईटी, आईटी आपका ये है, दिस इज आईटी। मतलब सर आईटी का फेज डिफरेंस, फेज एंगल कितना है 0 डिग्री, और वीटी का फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे वोल्टेज वेवफॉर्म लीड कर रहा है करंट वेवफॉर्म से। तो इंडक्टर के साथ में लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा। जब करंट वेवफॉर्म लीड करती है तो लीडिंग पावर फैक्टर आता है, बट यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज वेवफॉर्म को अगर मैं रेफरेंस करूं, वोल्टेज वेवफॉर्म को अगर मैं यहां मानूं, तो मेरा करंट वेवफॉर्म कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, -90 डिग्री पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा नहीं है? और अगर करंट वेवफॉर्म को मैं कांस्टेंट मानूं एक्स एक्सिस पे, तो मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है। बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ वोल्टेज वेवफॉर्म लैग कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ए लैगिंग पावर फैक्टर। इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हो उसके लिए? जी सर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये Vt की वैल्यू Vt इज आई एम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। It की वैल्यू कितनी है? It इज आई एम कॉस ओमेगा टी, सॉरी It इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो पावर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी, आई एम, ऐसा एक काम कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। इसको आई एम ओमेगा एल को, आई एम ओमेगा एल को वी एम मान लेते हैं, ठीक है। तो वी टी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और आई टी क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी। तो पावर इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, पी ऑफ टी इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री क्या है, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, वी एम आई एम से साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a/2, मतलब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 तो है नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए देन अब निकालेंगे एवरेज पावर, और एक्टिव पावर भी इसी को बोलते हैं। तुमको बात पता है सर, इस पूरे इंडक्टर में कहीं भी रेजिस्टेंस है, सिर्फ इंडक्टर है। इंडक्टर पावर को स्टोर कराएगा, डिसिपेट कराएगा? सर पावर को स्टोर कराएगा, तो क्या कुछ एक्टिव पावर होनी चाहिए? नो सर, कोई पावर नहीं होनी चाहिए। पावर जाएगी कहाँ बाहर से, या तो सब इंडक्टर में स्टोर रहेगी। तो क्या एवरेज पावर कुछ निकल के आएगा? नो सर, तो जीरो होना चाहिए। ये तो सर हमारा अंदर की अंतरात्मा कह रही है। बट अगर मैं ये कहूं कि फॉर्मूले सर बताइए, तो बिल्कुल बता देते हैं बेटा। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। ये थीटा माइनस फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वेवफॉर्म एंड वोल्टेज वेवफॉर्म। तो तुम देखो ध्यान से यहाँ पर कि तुम्हारी जो वोल्टेज वेवफॉर्म है उसका फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, और करंट वेवफॉर्म का फेज डिफरेंस कितना है 0 डिग्री। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब एवरेज पावर इज 0। एवरेज पावर इज 0। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें रिएक्टेंस पावर कितनी आएगी, Q इक्वल टू रिएक्टेंस पावर। सर सारी पावर रिएक्टेंस होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर। तो वैल्यू क्या होगी बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन, कितना फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, थीटा माइनस फाइव होता है ना। तो सर जो भी पावर है वो सारी पावर कहाँ है
रिएक्टेंस पावर में है। पूरे कॉम्प्लेक्स पावर की सारी पावर किस में है? रिएक्टेंस पावर में है सर। सारी एनर्जी कहाँ रहेगी? सप्लाई ट्रांसफर फ्लो होती रहेगी, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। सोर्स से आधी साइकिल के लिए एनर्जी आएगी, आधे साइकिल के लिए एनर्जी चली जाएगी। दिस थिंग इज क्लियर बेटा? ठीक है सर। तो अब एक बात बता दो कि आप एक इनका फेजर बना दीजिए सर। बना देता हूं बेटा। अगर आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी को मैंने एक्स एक्सेस बनाया, तो व्हाट इज वी टी? वी टी की वैल्यू क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री का फेज है। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वो क्या हम कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज वेवफॉर्म is leaded the current waveform by 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नाउ वेवफॉर्म बना लेते हैं। पावर सब चीजों की एक साथ बना लेंगे हम लोग कि क्या बनेगा वेवफॉर्म उसका। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक मेरा आई टी क्या है? आई टी मेरा है आई एम साइन ओमेगा टी। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज आई टी, आई एम। इसके बाद मैं वोल्टेज वेवफॉर्म बना लेता हूँ। बेटा वोल्टेज वेवफॉर्म क्या है? वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू कुछ यहां से शुरू करेंगे। मैं वी एम मान लेता हूं। वी एम ये है, वी एम है ना बेटा। तो ये मेरा ये मेरा क्या हो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा मेरा? दिस इज माई वी टी। इसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर था वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा। मतलब साइन की क्या है वैल्यू इसकी? इस तरीके से होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर वेवफॉर्म क्या है? 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, दिस थिंग इज बेटा क्लियर? ये तो हमने फॉर्मूले से देख के भी हमको समझ में आ रहा है ना सर। वो साइन 2 ओमेगा टी है, दिस इज साइन 2 ओमेगा टी। और वो बाकी सारे क्या है? ओमेगा टी की एक्सप्रेशन है। तो दिस इज बेटा एसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर। इसी तरीके से लास्ट में हम लोग एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर और देख लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर ले लेते हैं, एक एसी सोर्स ले लेते हैं, एक करंट फ्लो करेगा आई ऑफ टी। और दिस इज मैं इसको एक सोर्स मान लेता हूँ वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी नो दैट वी टी मैंने क्या माना है? वी एम साइन ओमेगा टी। तो तुम्हें पता है कि करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है? सी डी वी टी बाई डी टी। वैल्यू क्या है? सी वी एम इंटू ओमेगा। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है? इस आई टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एम बाई मॉड एक्सी कॉस ओमेगा टी। एंड विद दिस एक्सी मॉड एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी। बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ये चीज सभी को बेटा क्लियर हो रही है? अगर इसका मैं मॉड नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन जे ओमेगा सी से। कैसे? अभी देखो, तुम लोग सभी देखो ध्यान से कि आई टी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। एंड व्हाट इज आई एम?
आई एम इज वी एम बाई मॉड एक्स सी और वी एम बाई 1 ओमेगा सी। अगर मैं डायरेक्टली अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू बेटा लूँ, अगर इसकी मैं नॉर्मल वैल्यू लूँ, मैं ये बोलूँ कि नहीं ये फेज नहीं, नॉर्मल वैल्यू लूँ, तो तुम बताओ कि वैल्यू क्या होगी? ये क्या होगा? वी एम बाई 1/j ओमेगा सी। और ये जे ओमेगा सी कहाँ ऊपर पहुंचेगा जे ओमेगा सी वी एम आएगा। तो ये जे कितने का फेज शिफ्ट दे रहा है? 90 डिग्री का दे रहा है। तो बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक्सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/j ओमेगा सी। व्हाट इज जे? जे इज आयोटा, और आयोटा का फेज कितना होता है? 90 डिग्री। बात सभी को समझ में आ गई बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर की हम लोग बात करें, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू I ऑफ टी बेटा। व्हाट इज VT? VT इज Vm साइन ओमेगा टी। IT क्या है? Im कॉस ओमेगा टी। तो वैल्यू क्या आएगी? Im by 2 साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज PT। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी और पावर वेवफॉर्म क्या हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। ठीक, एवरेज पावर कुछ निकल के आएगा? एवरेज पावर कुछ निकल के आएगा? नो, क्योंकि सर यहाँ पे कोई एक्टिव, यहाँ पे कोई हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस है, सी कैपेसिटेंस। तो यहाँ सारी पावर क्या होगी? रिएक्टिव में ही होगी। और चाहे तो देख लें वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। अगर ये जो करंट वेवफॉर्म है इसका फेज कितना है? 90 डिग्री। करंट वेवफॉर्म का फेज कितना है? 90 डिग्री। और वोल्टेज वेवफॉर्म का फेज कितना है? 0 डिग्री। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो सारी पावर किस में होगी? रिएक्टिव पावर में होगी। व्हाट इज रिएक्टिव पावर? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा माइनस फाइव। और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। आई आर एम एस, सॉरी दिस इज नॉट कॉस, दिस इज साइन। रिएक्टिव पावर में, रिएक्टेंस पावर में क्या होता है? साइन होता है। साइन साइन 90 डिग्री। तो जो भी है वो किस में है? सब इसी में है। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो रिएक्टेंस पावर कितनी है? Q इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है। और यहां पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर वेवफॉर्म क्या होगा? 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर बेटा फॉर एवरीवन। सभी को समझ में आगे वाली बात आ गई? चलिए, अगर इसका सर मैं वोल्टेज और करंट का मैं वेवफॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो VT क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे। तो करंट क्या है? IT क्या था? Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस ओमेगा टी है तो वो कहां ड्रॉ होगा? वो इस जगह पर ड्रॉ होगा। तो मतलब मैं यहां क्या कह सकता हूं कि करंट वेवफॉर्म is leading voltage waveform by 90 degree। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। ये चीज सभी को क्लियर है? करंट वेवफॉर्म इज लीडिंग बाय वोल्टेज वेवफॉर्म बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पर पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर होगा। यहाँ पर वोल्टेज वेवफॉर्म इज लीडेड द करंट वेवफॉर्म बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर बेटा फॉर एवरीवन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सर, ये जो कॉम्प्लेक्स पावर वाला जो हमने पहले जो हमने डेरिवेशन किया, ये वाला डेरिवेशन, दैट दिस डेरिवेशन और इसके ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, दैट फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको थ्योरी क्लियर रखना। तो ये मुझे लगता है कि ये जो आज की क्लास है ये पूरे स्टडी स्टेट AC एनालिसिस के लिए आपका एक बेस को क्रिएट करेगा। सो बेटा सभी लोग इस लेक्चर को बिल्कुल ही अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि आपका स्टडी स्टेट AC एनालिसिस के लिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले वाले लेक्चर में हम लोग AC सोर्स अक्रॉस RL, RC, RLC देखेंगे। देन उसके बाद कुछ बहुत ही उम्दा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर।
अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट अगर मैं आप, लेकिन ये खुद पूरा लेक्चर अपने आप में इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप इस लेक्चर को जब 2 या 3 बार सुनेंगे, पहली बार में अगर नहीं समझ में आया तो जब दूसरी बार सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So in this lecture we have covered that complex power, power factor, AC source across resistor, inductor and capacitor. ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। और मुझे लगता है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कराइए, इस वीडियो को लाइक करिए। और इसी तरीके से हम आगे भी और कंसेप्ट्स को देखेंगे इतने डिटेल मैनर में कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके।